हाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम बात करेंगे अगले 1 घंटे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, देश नहीं मिटने दूंगा, क्या है इसके मायने, किसको है यह संदेश, इस पर विस्तार से बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया तो देश के दुश्मनों और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। तो इस पर पूरी विस्तार से बात करेंगे और अपने खास मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में बढ़ी तकरार, आखिर किस तरह से इसके वजह से पाकिस्तान के जो अंदर के राज्य हैं वो खुद आपस में लड़ बैठे हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और बताएंगे भी कि इस खबर के क्या है मायने। साथ ही साथ बात होगी कि नक्सल आतंक पर बड़ा प्रहार कैसे, लाल आतंक पर वज्र प्रहार, दरअसल होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बीकानेर की धरती से फिर गरजे पीएम मोदी, कहा सेना के शौर्य की बदौलत आतंकियों के 9 ठिकानों को 22 मिनट में किया ध्वस्त। तीनों सेनाओं के चक्रव्यूह के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। राजस्थान दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशंस का किया उद्घाटन। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी हुई शुरुआत। पीएम ने कहा, भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत संजय झा के डेलीगेशन ने जापान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। श्रीकांत शिंदे वाला डेलीगेशन भी यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मिला। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस के लिए रवाना। नीदरलैंड के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दोहराई आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता। हर आतंकी गतिविधि का भारत देगा करारा जवाब। भारत की सख्ती से सूखा पाकिस्तान का गला। इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान में राज्यों के बीच पानी को लेकर तकरार। सिंध प्रांत में किसानों ने फौज पोषित कॉलिस्तान प्रोजेक्ट पर बोला धावा। आगजनी के बीच 2 लोगों की मौत। और देश में अगले वर्ष तक लाल आतंक के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध सरकार। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ के इनामी टॉप माओवादी नेता बसवराज राजू के साथ 26 नक्सली मुठभेड़ में ढेर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद अब तक 250 से ज्यादा नक्सली मारे गए। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार ली है बीकानेर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, देश नहीं मिटने दूंगा। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के दुश्मनों और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। बीकानेर के पलाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से बड़ी सजा देंगे। देश की सेना के शौर्य ने हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। दुनिया ने, देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे आज
उन्होंने कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। वो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पीएम ने कहा कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। तो संदेश पूरी दुनिया के लिए दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि पहले घर में घुसकर वार किया था, अब सीधा सीने पर प्रहार किया है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति है, यही नया भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान आतंक से निपटने के 3 सूत्र पीएम ने फिर से दोहराए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गिदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं। और तीसरा, आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाक के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने पाक की पोल खोलने के लिए देश से 7 प्रतिनिधिमंडल विश्व भर में पहुंच रहे हैं। इसमें सभी दल के लोग हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। आजादी के बाद कई दशकों से यही चला आ रहा है। पाक आतंक फैलाता है, लोगों की हत्या कर भारत में डर का माहौल बनाता है। इस बार पाक भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत, फिलहाल हम आपको यह भी बताएं कि ये जो बीकानेर में प्रधानमंत्री की सभा हुई, वो दरअसल एक परियोजनाओं का उद्घाटन से जुड़ी हुई थी। 26,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गर्जना की बीकानेर की रैली में, उसको देश और दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आतंकवाद और उसका भरण पोषण करने वाले पाकिस्तानियों पर सीधा निशाना साधा, 2 टूक कहा और खरी खरी सुनाई। क्या कुछ कहा, आइए आपको कुछ एक्सट्रैक्ट सुनाते हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर
जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस संभाषण का, जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है और सीधे सीधे पाकिस्तान को, या ये कहा जाए कि देश के दुश्मनों को संदेश दिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें देश के दुश्मनों को तो संदेश ही है, और संदेश जब आप केवल शब्दों तक सीमित रहता है तो उसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब वो आक्रामकता की जगह सकारात्मकता में परिणत हो गया है तो लगता है कि ऐसा हुआ है। इस समय जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा है, जो उनके शब्द है, उस शब्दों में जो शौर्य और पराक्रम है, जो ओज है, जो वीरत्व है, वो इस बार कर्म में दिखाई दिया है जी। और वो कर्म के आधार पर उन्होंने कहा है कि भाई हमारे में अब मेरा दिमाग जरूर ठंडा रहता है, ठंडा है, लेकिन हमारा लहू हमेशा गर्म रहता है। तो अब अगर इस देश में अगर किसी ने कोशिश की थी सिंदूर उजाड़ने का, वो सिंदूर किस ढंग से रौद्र बन के और उनको मलबे में मिला चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा था, जो नाल एयरबेस है, ये दौरा का महत्व क्या है? पहला महत्व यह है कि जब 8 मई की रात को जो पाकिस्तान की ओर से हमले शुरू हुए तो हमने देखा कहां भूज हो रहा है, आदमपुर हो रहा है, बीकानेर हो रहा है, इन्हीं सब का नाम सुन रहे थे ना। जम्मू कश्मीर हो रहा है, पंजाब का अमृतसर हो रहा है, भटिंडा हो रहा है। तो अब धीरे धीरे इसको कहने की बजाय कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमारा कोई एयरबेस, थोड़े भी क्षति एयरबेस पर नहीं पहुंची है। वो आदमपुर गए, जहां S-400 कहा था कि उसको तो सिस्टम रक्षा प्रणाली को हमने नष्ट कर दिया है, वहां विमान नष्ट है, रनवे नष्ट है, लोगों ने लाइव देख लिया। दूसरा, आज उस हवाई अड्डे पर गए और वहां से जो करनी माता का मंदिर था, देखिए ये जो जगह है 1965 के युद्ध में पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको नष्ट करने के लिए, क्योंकि जिस मंदिर में वो गए थे वो शक्ति का प्रतीक करनी माता का मंदिर है, इसलिए ये जो था ये दुश्मन के लिए आतंकवाद विरोधी युद्ध का भी प्रतीक था, भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो नारी शक्ति होती है, जो हमेशा हमेशा पार्वती, शिव, सीता, दुर्गा सब शक्ति का प्रतीक रही है, जो शक्ति की हम उपासना करते हैं, उसके हिसाब से ये था। फिर वहां एयरबेस के नाते महत्व था, पूरे देश के 86 जिलों के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट वहां से वर्चुअल हुआ है। तो पूरी दुनिया को है कि हम युद्ध जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जो अपना काम भी कर रहा है। ये जो अब्दुल बीर हमीद का नाम हम लोग सुनते हैं, वो वही वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1971 में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इस जगह को हम नष्ट करें, और खासकर करनी माता मंदिर को, और कहा जाता है कि उसके टैंक वहां धरती में धंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसकी अनेक कथाएं हैं। तो वहां से प्रधानमंत्री अगर जाकर आज देश को संबोधित करें उस ऐसी जगह से, जो कि एक समय बीकानेर सेंट्रल एशिया में, अगर आप 1300-1400 ईस्वी में देखेंगे तो बड़ा केंद्रीय महत्व था, रक्षा के साथ साथ, स्ट्रेटेजिक के साथ साथ, व्यापार की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से भारत। तो उस जगह से ये भरना, सीधी बात करना, जो लोग कह रहे थे कि भारत में की बात करेंगे, विदेश में हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है और ये बता रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसका अंत अभी नहीं हुआ है, जो खून है वो गर्म है, सेना तीनों तैयार है। जो लोग, जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने की कसमें खाई थी वो या तो खत्म हो गए या छटपटा रहे हैं, मलबे के ढेर में दबे हैं। जो बचेंगे करेंगे, क्योंकि अगर पीए के ऊपर बात करनी है जिस पर पाकिस्तान तैयार
तैयार नहीं होगा। तो एक मैसेज है कि अब हमारा अगला जो संकल्प है वो पानी नहीं देना है, पिए को लेना है। तो अब ये एक लंबी तैयारी की दृष्टि से भाषण है। लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूं आपके डीडी न्यूज के माध्यम से जी, कि 11 सितंबर 2001 के बाद जो अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सब पर हमले हुए थे, एक वार अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद विरोधी वैश्विक युद्ध शुरू हुआ था। वो वैश्विक युद्ध में पूरी दुनिया के, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की शक्तियां थे, वो पूरी तरह फेल हो गया दुनिया में। अमेरिका इराक से, लीबिया से, सब जगह से लौट गया, अफगानिस्तान से भाग गया और आतंकवादियों को फिर छूट दे दी। जिस कतर में आतंकवादी रहते थे वहां अमेरिका ने अपने जीवन में बात शुरू कर दी और जिस पर 20 लाख का इनाम किया उसको सीरिया की गद्दी पर बैठाया और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उससे हाथ मिलाया है। भारत ने फिर से तय किया, क्योंकि भारत लगातार बोल रहा था कि आतंक की परिभाषा तय हो। अब भारत ने जो आतंक विरोधी युद्ध शुरू किया है, यह दुनिया के लिए एक प्रतिमान है, दुनिया के लिए मानक है। आने वाले समय में भारत दुनिया के आतंकवादी विरोधी युद्ध का हीरो और नेता बन के उभरेगा और दुनिया से आतंकवाद मिटेगा, क्योंकि भारत ही समझ रहा है कि आतंकवाद के विचार का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है और उससे मुकाबला कैसे होना चाहिए। ठीक है विनोद मिश्रा जी, ये आपको लगता है कि एक साथ कई लोगों को संदेश है, सिर्फ पाकिस्तान को या देश के दुश्मनों को ही नहीं है, बल्कि कई लोगों को संदेश है? आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने से। ये निखिल, ये बदला हुआ भारत है। अभी जो अवधेश जी आपको बता रहे थे कि बीकानेर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो जनसभा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से रखा है। लेकिन सवाल ये है कि उससे भी बड़ा मैसेज तो ये है कि उस बॉर्डर इलाके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक पाकिस्तान को भी, जो अभी नए नए फील्ड मार्शल बने हैं मुल्ला मुनीर, उनको भी एक मैसेज है। मैसेज ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को लेके एक लकीर खींच दी है जी। वो लकीर खींच दी है कि भारत, आज का भारत अब चुप रहने वाला भारत नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते थे कि दुनिया, कह रहे थे वहां, आपने सुना होगा कि इंडिया का नाम, भारत का मतलब होता था एक सॉफ्ट स्टेट के नाम से लोग जानते थे, कि लगता था कि पाकिस्तान इस तरह के 26/11 जैसे दर्जनों हमले हुए और भारत की कोई कार्रवाई नहीं हुई और पाकिस्तान अपना एटम बम का पर्ची लहराता रहा और दुनिया इस तरह से भारत को कन्विंस कर लेती थी। आज का भारत जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये हमारा प्रतिशोध नहीं है, ये नया भारत का, न्याय का नया स्वरूप है। ये समझने की जरूरत है कि जब उन्होंने कहा कि भारत के न्याय का ये नया स्वरूप है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, तो ये साफ साफ मैसेज है। मैं आपके प्रोड्यूसर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जो लोगों की भीड़ थी और जो चीयरिंग थी लोगों बिल्कुल, की, बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर शब्द से लोग कैसे अपने को कनेक्ट कर रहे थे, एक बार आप देखें उसको, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि पहलगाम का ये हमला और हमारी बहनों और बेटियों के जो मांगे उजाड़ी गई थी और वो हमला, 26 लोगों का हमला, भारत के 146 करोड़ लोगों के छाती को छलनी कर दिया था। तो ये समझिए कि इस देश का इस ऑपरेशन सिंदूर से कितना बड़ा संकल्प और कनेक्शन था। आप वहां बीकानेर में जब लोगों को देख रहे हैं और लोग जिस तरह से भावुक होकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक एक शब्द पे सुन के उठ के खड़े हो रहे हैं, तो ये आज का भारत का जनमानस है। ये नया भारत का आज का वो युवा और वो सारे लोग हैं जो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स करते रहो और डिप्लोमेसी में उलझाते रहो, भारत सरकार दिल्ली उसको डोजियर भेजते रहे। ये अब नहीं चलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीकानेर से कह दिया कि हम कोई स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ आतंकी सरगना और आतंकवाद को मदद देने वाले जो भी लोग हैं, उन सारे लोगों को इसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा और भारत सीधा प्रहार करेगा। हर आतंकी हमले का जवाब भारत से मिलेगा। ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एलानिया उस बीकानेर के सरहदी इलाके से किया है। निखिल, मुझे लगता है देश के लोगों को आज का दिन सबसे गौरव की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में देश की प्रचंड इच्छा शक्ति और एक प्रचंड उल्लास और प्रचंड इच्छा राजनीतिक शक्ति को, अपनी संप्रभुता को के लिए जितना
कमाल का ये दिखाया है, शौर्य दिखाया है भारतीय जवानों ने। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास के पन्नों में दूसरा कोई इस तरह का इंस्टेंस आपको देखने को मिला होगा। जी 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 बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये जैसा कि कहा कि नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और ये डॉजियर नहीं डोज देता है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इस बात को कहा था और एक बार फिर से दोहराते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप दोनों लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि आखिर पानी के लिए क्यों परेशान है पाकिस्तान, क्या कुछ किया है भारत ने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में बढ़ी तकरार, जिसको कहते हैं ना कि बिन पानी सब सून, तो पाकिस्तान में बिन पानी सब सून जैसी स्थिति बन रही है और उसकी वजह से आपस में हो रही है तकरार। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पहलगाम हमले के इससे पहले कहा था कि कश्मीर उसके गले की नस है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहला जल प्रहार किया तो अब पाकिस्तान का गला सूख रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी दावा करते हैं कि भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट में पानी रोककर नीलम नदी के 40% पानी को कम कर दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देकर वर्षों तक पूरा नहीं होने दिया था। पाकिस्तान ये मान बैठा था कि भारत से बहने वाली चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी पर सिर्फ उसका अधिकार है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। उधर चीन ने मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाकर पाकिस्तान को जल संकट से उबारने की कोशिश की है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने पर इस डैम पर क्या असर होगा ये बताना अभी मुश्किल है। उधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में गृह युद्ध के बाद सिंध प्रांत में भी लोग पानी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लोगों को अंदेशा है कि सिंध नदी में बचा खुचा पानी पंजाब को देने की साजिश हो रही है। सिंध प्रांत में हुई जबरदस्त हिंसा में 2 लोग मारे गए हैं, लेकिन लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तानी फौज की नहर परियोजनाओं को कामयाब नहीं होने देने के लिए अड़े हुए हैं। गर्मियों के महीने में जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं पंजाब में सिंचाई के लिए बनाई जा रही 6 नहर परियोजनाओं ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। लोग अब अलग सिंध देश का नारा लगाने लगे हैं, अलग सिंध देश की मांग करने लगे हैं और ये खुद सिंध के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं। 1960 के इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जल बंटवारे की इस संधि पर सवाल कभी नहीं उठाया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी ने भारत के इस उदार समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत की 3 नदियों के पानी पर एकाधिकार जताकर पाकिस्तान कभी पानी रोकने पर एटम बम की धमकी दिया करता था, तो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में दरखास्त देता था, वहां एप्लीकेशन देता था कि भारत पानी रोक रहा है। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, आपसे अगर जानना समझना चाहें कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो विदहोल्ड किया गया है, उसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को? देखिए कि ये जो ट्रीटी को विदहोल्ड किया गया है जी, इसका असर तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में दिख रहा है, क्योंकि कल ही आप देखिए कि सिंध प्रांत में बहुत वायलेंस हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है या मिलिट्री है, वो कंट्रोल होती है फ्रॉम पंजाब। जी, आप खुद ही देखिए कि पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो फरवरी के महीने में
$3.3 बिलियन का एक कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जो कि पानी इंडस वाटर का जो है वो पंजाब को डाइवर्ट किया जाएगा। आप सोचिए कि आर्मी क्यों इसमें इन्वॉल्व है, ये समझने की बात है, क्योंकि आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं, आर्मी के जितने भी लोग हैं, वो पंजाब प्रोविंस से आते हैं, और पंजाब प्रोविंस में बहुत बड़े बड़े जमींदार रहते हैं जिनका एक दबदबा है पाकिस्तान के एक एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में और गवर्नमेंट में। तो पाकिस्तान जो है वो सिंध प्रांत का जो पानी का हिस्सा है, क्योंकि अब उनको उसकी तपिश जो है वो महसूस होना शुरू हो गई है, पानी कम हुआ है, गर्मी भी है, और पानी कम होने की गर्मी भी उनको महसूस हो रही है। अब उस प्रोजेक्ट पे जल्दी से काम करना चाहते हैं, पर सिंध प्रांत में क्योंकि पहले से ही एक पाकिस्तान के खिलाफ एक रोष है, पहले हमने देखा है कि कुछ दिन पहले एक सिंधु देश मूवमेंट जो है उसके प्रोटेस्ट हुए थे, और इसने उस चीज में ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए। उस पानी से सिंध का जो पानी है वो पंजाब को जब डाइवर्ट किया जाएगा तो सिंध में ऑब्वियसली पानी की कमी होगी, तो इस वजह से ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एक चीज और समझना चाहेंगे सर आपसे, एक चीज समझना चाहेंगे कि जो चीन ने मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कहा है कि हम बनाएंगे, हम बना कर देंगे, लेकिन इधर इंडस वाटर ट्रीटी जो विदहोल्ड हुई है उसका कुछ असर क्या उस पर भी पड़ सकता है, इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि नदियां तो कनेक्टेड ही होती कहीं ना कहीं आपस में। जी हाँ, नदियां तो देखिए कनेक्टेड है, और जिसपे वो डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो डैम प्रोजेक्ट तो एक दिन में बन नहीं जाएगा। आप सोचिए कि 2019 से लेके अभी तक जो काम हुआ है वो कितना ही हुआ है। अब वो दोबारा पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम उस पे काम जो है वो बड़ा जल्दी करेंगे, पर क्या हवा में काम होगा? मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा में ये विषय रखा था, क्योंकि चीन जो है वो लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं देता है, सीमेंट, बजरी, रेत सब वो घर से उठा के लाता है, और लोकल लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए ये जो है ये प्रोजेक्ट भी कोई नहीं होने वाला है। और ऊपर से ये जो स्वात रिवर है, इसका जो पानी है गर्मियों में कम होगा। अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में भी 2-3 साल कम से कम लगेंगे, अगर बहुत तेजी से काम होगा तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की जो एक परेशानियां है वो जल्दी थमती नजर आ रही हैं। जी विनोद जी, आपसे हम इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस के विषय में जानना चाहेंगे। दरअसल अब जिस तरह से सिंध में लोग सड़कों पर उतरे हैं, अलग सिंध प्रांत की मांग करने लगे हैं, क्या जब हम बार बार बिखराव के मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान, क्या ये सारी जो इस तरह के आंदोलन है या जो ये वजहें हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकती है आगे चलकर? निखिल, आज जो मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल का देख रहा था तो एक खबर थी कि भारत में किशनगंगा प्रोजेक्ट जो कश्मीर में है उस प्रोजेक्ट पे पानी रोक दिया है, जिसके कारण नीलम रिवर की जो पानी है उसमें 40% की कमी आ गई है पाकिस्तान में। अब आप सोचिए कि ये किशनगंगा प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से, पिछले वाजपेयी जी के सरकारों से किशनगंगा प्रोजेक्ट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को शुरुआत हुई थी, और उससे ये था कि जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर वैली में पावर को लेके, बिजली को लेके जो संकट रहती है उन इलाकों में, कम से कम उसका एक बड़ा फ़ायदा उससे उनको मिलने वाला था। लेकिन कश्मीर के इंटरेस्ट को, कश्मीर के लोगों को इंटरेस्ट को जब कभी हर बार उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी का एक ये दिखा के पाकिस्तान उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देता था। मैंने खुद देखा है, एशिया के सबसे बड़ा जो लेक है वहाँ वुलर लेक है। डल लेक तो हम लोग सुनते हैं लेकिन वुलर लेक की चर्चा कम ही होती है, लेकिन एशिया का वो सबसे बड़ा लेक है जी। और उसकी हालत देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भारत की उस पानी का, नदियों का जो आप कह सकते हैं अप स्ट्रीम की सारी नदियां हैं जो भारत की उस पे होना चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के समझौता नहीं हुए थे। ये भारत पाकिस्तान के बीच में ही, पता नहीं नेहरू जी की अपनी क्या रही होगी, लेकिन ये पहला एक संधि है जो अप स्ट्रीम में बहने वाली नदियों वाला देश जो है वो लोअर स्ट्रीम के देश से समझौता करता है और 3 नदी का पानी उसको फ्री में देने के लिए तैयार होता है। इस उदार संधि को देश ने इतने सालों तक चलाया है। 4 हमने युद्धें झेली है, जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान, राजस्थान, सब जगह में पानी का संकट है। हम लोग आज भी देखते हैं, सब जगह आबादी बढ़ी है, सब जगह का जो डेमोग्राफी है वो बढ़ा है, चेंज हुआ है। सब जगह जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
इसके बाद भी क्या हम एक पर्ची पे कभी हमने इंडस वाटर, अयूब खान और ये पंडित नेहरू के बीच का जो सिग्नेचर है उसको लेके हम इसको ढोते रहे? क्या भारत की प्रभुसत्ता इस बात की इजाजत नहीं देती है कि भाई ये जब तक तुम यहाँ पे लहू बहाते रहोगे, कम से कम हम तुम्हें अपना पानी नहीं देंगे? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फर्म डिसीजन है, ये इस बार दुनिया को चौंका रहा है जी कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। और मुझे लगता है कि ये पानी का जो ये वाटर स्ट्राइक है पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अगर कोई चोट पहुंचाया है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने से। अभी आप 10 दिन के बाद देखेंगे सिंध में इसके एक ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, पंजाब में शुरू होंगे। जहां जहां पानी की शॉर्टेज होगी और किसानों में अभी खरीफ के फसल की बुआई शुरू होगी, अगर बारिश अभी महीने 2 महीने मानसून के बारिश की तेज लहर नहीं चलती है तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में हर इलाके में लगभग गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और वो गृह युद्ध की स्थिति इसलिए बनेगी कि पाकिस्तान हर बार कभी वर्ल्ड बैंक का सहारा लेके, कभी इंटरनेशनल ओपिनियन का सहारा लेके, कभी एटम बम के नाम पे हर बार इंडस वाटर ट्रीटी को अपना एक सुप्रसिद्ध करता था अपने उसको लेके। तो भारत का जो ये रिजोल्यूशन है, ये संकल्प है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे ला खड़ा किया है। जी डॉक्टर गणेश मेहरोत्रा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि हम एक तो कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और इंडियन जो ये इंडस वाटर ट्रीटी इसको विदहोल्ड करने से हमारे जो राज्य हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कि ये जो ट्रीटी थी दरअसल ये किस तरह से थी, किस तरह से पानी का जो बंटवारा था वो दरअसल था क्या और अब क्या बदल जाएगा? देखिए निखिल जी, सबसे पहले ट्रीटी तो ये जो 6 रिवर्स हैं उसमें से 3 रिवर आपने जिनका 80%, देखिए पूरा इंडस सिस्टम जो है उसमें 6 रिवर्स हैं। 6 रिवर्स का जो पानी है वो लगभग 168 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है, जिसमें से लगभग आपने 135 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया और 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अपने पास रखा। अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ, और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि 2002 में एक जम्मू कश्मीर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए या स्क्रैप किया जाए, क्योंकि चेनाब, झेलम और इंडस तीनों रिवर्स जो है वो जम्मू कश्मीर से जाती हैं। अब देखिए कि पिछले 2-3 दिन में ट्विटर पे काफी एक वॉर ऑफ वर्ड्स देखी गई बिटवीन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रही थी और उमर अब्दुल्ला जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी विनोद जी ने बात किया वुलर लेक का, आप वुलर लेक का ओरिजिनल लेवल देखिए और आज का लेवल देखिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि 1960 का जो लेवल था, 1960 में जो पानी का लेवल था और क्या उतना पानी का लेवल जो है वो आज है। वुलर लेक पे एक उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था, क्योंकि उसमें सिल्ट जमा हो गया था, वो खुदाई का काम नहीं हो पाया क्योंकि 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने आडीपुरा में एक अटैक किया और इंजीनियर्स जो है वो उधर से काम छोड़ के चले गए, जिसका रिजल्ट आप देखते हो कि 2014 में हमारे इधर फ्लड्स आए। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सब स्टेट्स के लिए, चाहे वो J&K है, पंजाब है, राजस्थान है, न्यू दिल्ली है या हरियाणा है, सबके लिए ये नुकसानदायक है। क्योंकि अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फास्ट रेट पे हमें काम करना पड़ेगा। जैसे उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उस पे काम करना पड़ेगा, रावी ब्यास लिंक के ऊपर काम करना पड़ेगा, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको पूरी तरह से 3 रिवर्स जो हमारे हिस्से की हैं, रावी ब्यास और सतलुज, वो तो उसका पानी तो हम पूरा यूज करें, पर अब 3 रिवर्स हमारे हिस्से की हैं या 3 उनके हिस्से की हैं वो तो बात रही नहीं है, क्योंकि हमने इसको अवेयंस में रखा है और मोदी जी ने इसको अपने ढंग से मॉडिफाई कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है।
और मानसून के सत्र में जो अभी मानसून का सीजन आएगा उसमें पानी की भरपूर मात्रा रहती है। तो क्योंकि अब ट्रीटी हमने सस्पेंड की है तो वी आर नॉट बाउंड कि हम उनके साथ डाटा शेयर करें। तो डाटा शेयर नहीं करेंगे तो और दिक्कतें पाकिस्तान की बढ़ेंगी, उधर फ्लड्स आने की आशंका रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है वो देखने वाले हैं और पाकिस्तान को अब आटे तेल और इसका भाव आटे दाल का भाव निश्चित तौर पर पता चलेगा। एक चीज मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी से आप हमको ये भी बताइए कि जो बार बार कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे और इसके खिलाफ तमाम हम एप्लीकेशंस देंगे, भारत इस तरह से नहीं कर सकता, क्या इसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे कैसे ये चीजें आगे चलती हैं? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ठीक है, पाकिस्तान का एक अधिकार है कि वो जा सकता है, पर ट्रीटी जो है, ट्रीटी के जो प्रावधान है उसी से गवर्न होगी ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें कोई नए प्रावधान नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है। हमने 2 बार पाकिस्तान को नोटिस दिया है, पाकिस्तान तो डिफाइंट रहा है, पाकिस्तान ने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, मतलब कि पाकिस्तान बातचीत ही नहीं करना चाहता था। अगर बातचीत नहीं करना चाहता था तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाने का क्या तुक बनता है? तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी अगर डिफाइन करेगा तो जो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस हैं सेक्शन 12, तो ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर बात करेगा कि भाई इसको रिव्यू कीजिए। तो रिव्यू होगी तो भारत के इंटरेस्ट की भी बात होगी और भारत अपने इंटरेस्ट की बात पूरे जोरों शोर से रखेगा, क्योंकि ये 2025 का भारत है। हम उदारवाद करते हैं, पर उदारवाद उसी के साथ करते हैं जो हमारे साथ शांति के साथ रहता है। जो हमारा इधर खून बहाता है उसके साथ उदारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, निश्चित तौर पर उसकी गुंजाइश नहीं। विनोद जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हमारी वाटर स्ट्राइक है ये एयर स्ट्राइक से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। ये जिस तरह से जो असर पाकिस्तान में दिख रहा है ये भी लोगों को भी समझने की जरूरत है और शायद दुनिया इसको समझ रही होगी, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा। लेकिन आपने अभी जो डॉक्टर साहब को पूछा था, मैं थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि एक्चुअली ये क्या है कि पाकिस्तान हमेशा इस बात का एक दलील देता रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो त्रिस्तरीय समझौता, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का है। दरअसल ये है क्या कि ये सीधे सीधे समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रीटी है वो एक तरह से गुडविल गेस्चर था, एक फ्रेंडशिप के लिए, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका थी उस समय में, वर्ल्ड बैंक जो आई थी वो भूमिका थी कि पाकिस्तान को इस पनहड़ का, इस इंडस वाटर ट्रीटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का और उसमें एक बीच में दोनों देशों के सामने में लाने का। रही बात अब की स्थिति जो है कि भारत ने इसकी जो उदारता की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसमें देखिए कि भारत ने इस नहर परियोजना का जो भी बना पाकिस्तान में इंडस वाटर को लेके 80 करोड़ रुपया उस जमाने में 1960 के दौर में भारत ने वो एक डोनेट भी किया था पाकिस्तान के लिए। लोगों को सुन के बड़ा ताजुब होगी बात सुन के, लेकिन ये इसके बाद भी पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की बात हो या उसके बाद लगातार भारत पे युद्ध थोपे जाने की बात हो, इसके बाद भी अगर भारत इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहा तो ये पहलगाम का हमला जो है वो उसका एक एक्सट्रीम लेवल था। जम्मू कश्मीर में इसको लेके असेंबली में कई बार रेजोल्यूशन आए कि भाई इसमें कम से कम जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट इसमें इसका मारा जा रहा है, पानी कश्मीर से जा रहा है लेकिन कश्मीर के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसी तरह से आप पंजाब और राजस्थान की तरफ से देखिए कि उसका भी यही था। तो अब भारत ने इन सारे जगहों पे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा किया है। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा होने के बाद भारत आज इस हैसियत में है जो आप डॉक्टर साहब अभी जो बता रहे थे पानी की कैपेसिटी का, आप ये बताइए 80% क्या, भारत अभी 0.05 भी उसका परसेंट भी पानी का यूज नहीं कर पाता था। आज जो भारत में बघलियार पावर प्रोजेक्ट हो या किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट हो या बड़े बड़े डैम हो, कम से कम इस पानी का इस्तेमाल करके कई राज्यों में जहां सूखे की हालत है वो सूखे की हालत से भारत उसको निकाल सकता है, बाहर कर सकता है। तो भारत किन शर्तों पे पाकिस्तान पे ये अपना उदार और ये एक सहनशीलता और इस चीज़ों का परिचय देता रहे, ये बात दुनिया को देखने की ज़रूरत है।
मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी इस बात को वर्ल्ड बैंक में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात को अपील कर सकता है कि ये ट्राइपार्टाइट है, इसमें कोई भारत और पाकिस्तान के किसी एक को निकलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संधि है और भारत ने अपना एक उदार रवैया दिखाया था जो भारत अब दिखाने को तैयार नहीं है। जी निश्चित तौर पर। तो जो जिसको कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पाकिस्तान में पानी बिन सून दिखाई दे रही वो स्थिति, और आने वाले दिनों में ये स्थिति और ख़राब होने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर गणेश मेहरोत्रा और विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि लाल आतंक पर वज्रपात, नक्सल आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। रुकेंगे ब्रेक के लिए और इसके बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा होगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और लाल आतंक पर वज्र प्रहार, नक्सल आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार का नक्सल मुक्त प्रदेश का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। लाल आतंक के साए में छत्तीसगढ़ में आम लोगों के साथ साथ सैकड़ों सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब पिछले साल 250 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। माओवादी संगठन के टॉप कमांडर और जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के साथ 26 नक्सली लड़ाके की मौत लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। सबसे बड़े नक्सली कमांडर और थिंक टैंक बसव राजू माओवादी संगठन CPI से जुड़ा हुआ था। उसकी गिनती देश के सबसे बड़े नक्सली नेताओं में होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस संगठन में इतना बड़ा नक्सली लीडर धराशायी हुआ है। बसवा राजू के लिए नक्सली संगठन सुरक्षा के सख्त इंतजाम करते थे। उसकी सुरक्षा 5 लेयर की थी। हर लेयर में 10 नक्सली होते थे। बसवा राजू की सुरक्षा में कुल 50 नक्सली उसका जो सुरक्षा घेरा था उसमें शामिल थे। बसवा राजू की सुरक्षा करने वाले नक्सली आधुनिक हथियार से लैस रहते थे। उनके पास तरह तरह के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान थे। लेकिन पशुपति से तिरुपति तक लाल कॉरिडोर का सपना देखने वाले केशव राव उस बसवा राजू का अंत हो गया है। नक्सल अभियान पर यह अब तक की सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऐतिहासिक सफलता आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़े अभियान में 27 कुख्यात माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें CPI माओवादी के महासचिव और नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 3 दशकों की लड़ाई में महासचिव स्तर के किसी शीर्ष माओवादी नेता को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है। जाहिर है टॉप कमांडरों की मौत के बाद वो दिन दूर नहीं जब बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में रहने वाले हजारों आदिवासी समाज के लोग चैन की सांस ले सकेंगे और वहां भी विकास की गंगा बहेगी। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति की तरह 2018 में बसवा राजू के महासचिव नियुक्त हुआ था। इसके बाद माओवादियों ने बस्तर क्षेत्र में कई घातक हमलों को अंजाम दिया। इनमें 2021 में बीजापुर के टेकगुंडम में हुए हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान मारे गए थे।
2020 में सुकमा में मिनपा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में हुए हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। झीरम घाटी में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी के सभी नेताओं को नक्सलवादियों ने घात लगाकर मार डाला था। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण नक्सलवाद देश के लगभग 200 से अधिक जिलों में फैल गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने लाल आतंक पर सीधा प्रहार करके देश के एक बड़े इलाके से भारत की प्रभुसत्ता स्थापित की है। तो ये जो संकल्प है भारत सरकार का कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे, उसकी तरफ एक ये बड़ा कदम है इतने बड़े आतंकी नेता के मारे जाने की। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि डीआरजी की टीम लगातार नक्सल के खिलाफ अभियान चला रही है। उनका काम प्रशंसनीय है। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने कहा कि टॉप माओवादी बसवराजू का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि है। डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजीव रंजन प्रसाद, जो कि लेखक हैं और नक्सल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोमेश, हमारे साथ अंकित मिश्रा जुड़े हुए हैं। मैं माफ़ कीजिएगा, सोमेश अभी रिपोर्टिंग करते हैं इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अंकित को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। अंकित, स्वागत है आपका। और आपके पास ही सबसे पहले आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, क्या कुछ रहा। आप जानकारी दें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। अलग चाहे बात करें कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों की, तो कुछ दिन पहले लगातार जिस तरह से कर्रे गुट्टा में लगातार जिस तरह से एम्बुश लगाया गया, चारों तरफ से पहाड़ियों को घेरा गया, एक बड़ी सफलता वहां पर जवानों को मिली। इसके ठीक बाद यहाँ पर एक बार फिर जो नारायणपुर के जंगल है वहां पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर जवानों को मिली है। यहाँ पर 27 नक्सलियों को मार गिराने में तो सफलता जवानों ने हासिल की ही है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली, जो नक्सल कैडर में एक महासचिव जो बड़ा पोस्ट होता है नक्सल कैडर का, उस तक पहुंचने में सफल रहा था, उसे मार गिराने में जो सफलता है वो जवानों को मिली है। तो निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से कार्रवाइयां यहाँ पर जारी है, बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर या दंतेवाड़ा या जो सुकमा जैसे इलाके हैं, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं, जैसे आज नारायणपुर के अबूझमाड़ वाले इलाके में इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। लगातार इस जो इलाके हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कार्रवाइयां जारी है, फोर्स की कार्रवाई जारी है और लगातार सफलता। चलिए अंकित, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कितनी बड़ी सफलता इसको आंकते हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो टॉप मोस्ट कमांडर्स हैं वो जद में आ गए हैं, यानी कि जो जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोकनी शुरू कर दी है अब हमारे सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि सफलता का पैमाना यह है कि जब आपका सेनापति ही मार दिया गया तो फिर उसके बाद अब ये किस तरीके से ये लड़ाई वो आगे बढ़ा सकते हैं। नक्सलवाद अब केवल इसलिए जिंदा था क्योंकि इनका एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मौजूद था और उस पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से काम करना है, निर्देश उनको कहां से मिलने हैं, ग्राउंड पे लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ जो है योजनाबद्ध रूप से होता था। लेकिन जब आप शीर्ष पर हमला कर देते हैं, जब आप थिंक टैंक को खत्म कर देते हैं, जब आप निर्णय लेने वाले को समाप्त कर देते हैं, तब आप
किस तरीके से अब नक्सलवाद आगे बढ़ेगा ये अधर में आ जाता है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले करेगुट्टा की पहाड़ियों में भी लगभग 21-22 दिन तक लगातार हमारे सुरक्षाकर्मी घेर करके खड़े रहे और ये लड़ाई लगातार चलती रही। और बार बार इस बात को जब ये दबाव बढ़ गया था तो बार बार नक्सलियों की ओर से पर्चे जारी किए जा रहे थे, बार बार वो ये दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरीके से सरकार उनके साथ बातचीत कर ले। बातचीत क्यों कर ले? इसलिए कर ले क्योंकि वो जानते थे कि उनके जो सभी शीर्ष संगठन के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर घिरे हुए हैं, और क्योंकि वो लोग घिरे हुए हैं वो आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नक्सली चाहते थे कि किसी तरीके से उनको सांस मिले, स्पेस मिले, किसी तरीके से वो टाइम बाय कर पाए, और जब उनको वो टाइम मिल जाए तो वो फिर से वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लें। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने वो मौका नहीं दिया। एक के बाद एक अभियान चला करके जो उन्होंने सफलता की इबारतें लिखी हैं, उससे ये तो तय हो गया है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो तिथि दी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से देश भर से समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये बसवा राजू कोई छोटा मोटा माओइस्ट नहीं था, महासचिव था, और जो नक्सलिज्म में जो एक तरीके की धार आई है, जो उनके अंदर विभत्सता आई थी कि वो लोग आईडी लगा पा रहे थे, जो लोग बड़े बड़े विस्फोट कर पा रहे थे, उसका कारण ये था कि गणपति के जाने के बाद जब बसवा राजू ने महासचिव का पद लिया नक्सलवाद में, तो उसने एलटीटी के साथ अपना कोऑर्डिनेशन किया और एलटीटी से उसने आईडी लगाना सीखा, और आईडी लगाने के बाद एम्बुश किस तरीके से लगाए, क्योंकि एलटीटी जो है श्रीलंका में बहुत सक्रिय और बहुत सफल आतंकवादी संगठन था। तो जब ये दो आतंकवादी संगठन एलटीटी का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ, तब हुआ क्या कि इन लोगों को घात का हथियार लगाना आ गया, आईडीज लगाना आ गया, एम्बुश लगा पाए, तो इसके कारण वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे पा रहे थे। तो ये जो बसवा राजू है, आप सोचिए कि बीटेक है, वारंगल के एक बड़े इंस्टीट्यूट से उसने बीटेक किया है, वो मतलब श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। उसके बाद वहां से वो किस तरीके से डाइवर्ट हुआ, किस तरीके से जो है वो पहले छात्र मतलब कम्युनिस्ट छात्र राजनीति से जुड़ा, बाद में वो माओवादी संगठन से जुड़ गया, और माओवादी संगठन से जुड़ने के बाद वो शीर्ष तक पहुंचा। तो इस समय वही इस पूरे संगठन को लीड कर रहा था और हमने लीडर को मार गिराया है। तो इसलिए जो इस बात को निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अब नक्सलवाद के अंत की तरफ हम लोग मतलब आगे बढ़ चुके हैं, एक बड़ा कदम उठा सके हैं। जी आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले हम अंकित मिश्रा के पास भी। अंकित मिश्रा हमको कुछ अपडेट्स वहां से दे रहे थे कि किस तरह से, अंकित आप बता रहे थे कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जो बसवा राजू को मारा गया, क्या स्ट्रेटजी रही जो सुरक्षा बल है उनके, और किस तरह से उसको मार गिराया, इसके विषय में भी जानकारी दें। बिल्कुल, आज जिस तरह से डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस वार्ता दी, उसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि कुल 50 घंटे से ज्यादा ये जो ऑपरेशन है वो चला है। 50 घंटे से पहले करीब जो है इनपुट मिले थे कि जो छत्तीसगढ़ के इस इलाके में नारायणपुर और बूझमाड़ के इलाके में जो बड़े लीडर हैं नक्सल के, वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में नक्सल के जो यहाँ पर नक्सली हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। 3 से 4 जिलों के जो जीआरजी फोर्स हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया। अलग अलग जिलों से तमाम फोर्स ने यहाँ पर एम्बुश लगाया, चारों तरफ से घेर रखा, और जिस तरह से कार्रवाई की गई इसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं नक्सल के वो यहाँ पर मारे गए हैं। चाहे बात करें 1.5 करोड़ से इनामी जो नक्सल कैडर के महासचिव रहे हैं केंद्रीय चेहरे से, उन्हें मारा गया है। उसके अलावा 27 बड़े नक्सलियों को मारा गया है। ये बड़ी जो सफलता है यहाँ पर निश्चित रूप से मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह अगर बात करें बसवा राजू की, तो ये बड़े नेता थे, 5 से 6 लेयर में चलते थे, बड़ी सुरक्षा लेयर इनके साथ होती है। ठीक है, ये जानकारी हमने दर्शकों को दी है, आपसे आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा राजीव रंजन प्रसाद के पास आना। राजीव रंजन जी, आप देखते थे कि बड़ी बड़ी नक्सल घटनाएं, चाहे वो 76 नक्सलियों को मारने की बात हो, झीरम घाटी की जो घटना हुई जिसमें कांग्रेस का एक पूरा शीर्ष नेतृत्व उस छत्तीसगढ़ राज्य का, उसका ही सफाया कर दिया नक्सलियों ने। क्या मोडस ऑपरेंडी रहती थी नक्सलियों की, और किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने जब ये संकल्प जताते हैं, और जिसको कहते हैं कि उनके अबूझमाड़ के जंगलों में अगर आज सुरक्षा बल ऑपरेट कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है। क्या स्ट्रेटजी जो हमारे सुरक्षा बल है उन्होंने अपनाई है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये गुरिल्ला वारफेयर है, और गुरिल्ला वारफेयर ये होता है कि आपके पास चाहे साधन सीमित हो,
लेकिन आप अवसर देख करके हमला करते हैं, और अवसर देख करके जब आप हमला करते हैं तो अचानक हमले में आपको एक बड़ी सफलता मिल जाती है, ये जो एम्बुश लगा करके जिस प्रकार कर रहे थे। लेकिन इस प्रकार के आतंकवादी हमलों के लिए आपको एक आधार इलाका की आवश्यकता होती है, और माओवादियों ने पिछले 4 दशक के अपने जो अभियानों में 4 दशक में जो ये बस्तर या अबूझमाड़ के क्षेत्र में काबिज रहे, उन्होंने अबूझमाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को कथित रूप से लिबरेटेड जोन या आधार इलाका बना लिया था। आधार इलाका उनके पास होने का सुविधा यह थी कि वो कहीं पर भी घटनाएं करते थे, लेकिन उनको एक सुरक्षित पनाहगाह वहां मौजूद थी। सुरक्षा बलों ने एक सबसे बड़ा एक काम किया कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से एक निश्चित तारीख में समाप्त करना है, तब देश भर में अलग अलग स्थानों पर अभियान चल रहे थे। आप देखें कि झारखंड में भी अभियान चल रहे थे, तेलंगाना में भी अभियान चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभियान चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि आधार इलाका मौजूद था तो बार बार यह सोचा जा रहा था कि सबसे आखिरी में आधार इलाके पे चोट की जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि समानांतर जो है हमारे सुरक्षा बलों ने सीधे आधार इलाके पर हमला करना शुरू किया, जो उनके लिए औचक था, क्योंकि माओवादी तो ये मान के चल रहे थे कि यहां हमको कोई छू नहीं सकता। और जब आधार इलाका उनका टूटने और दरकने लगा, तब उनके पास भागने, छिपने या गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह, जो गुरिल्ला की वॉरफेयर की जो रणनीति होती है, मारो और भागो, उसके लिए आपको भाग करके कहीं जाना तो आधार इलाके की सख्त आवश्यकता होती है। और अबूझमाड़ जो आधार इलाका उनका छिना, इसके कारण ही आप देश भर में कोई दूसरा आधार इलाका वो बना नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, मुलुगु के जंगलों में शुरू किया था कोंडापल्ली सीतारामैया ने 80 के दशक में। मुलुगु के जंगल जो तेलंगाना के, वहां आधार इलाका बनाना चाहते थे, सफल नहीं हुए। जब नक्सलवाद चरम पर था, बंगाल और उसके आसपास कभी वो आधार इलाका बना नहीं पाए। तेलंगाना में जो मूवमेंट चलता रहा, तेलंगाना में कभी सफल नहीं हुए, महाराष्ट्र में सफल नहीं हुए, उड़ीसा में सफल नहीं हुए। लेकिन अबूझमाड़ का जंगल ऐसा था जहां की माओइस्ट आधार इलाका बनाने जी बिल्कुल। अबूझमाड़ के जंगलों के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सब कुछ अबूझ है, इसको बूझा नहीं जा सकता। इतने घने, इतने सघन जंगल थे और कई राज्यों की सीमाएं यहाँ मिलती थी, तो बहुत मुफीद जगह थी उनके लिए। लेकिन उस गढ़ को भी अब नेस्तनाबूद कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने, और एक बड़ी कामयाबी फिलहाल हमने हासिल की है। जो संकल्प है 2026 31 मार्च तक देश को लाल आतंक से विहीन बनाना, वो निश्चित तौर पर हम पहुंच सकेंगे जिस तरह से ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमारे पास आज समय बस इतना ही है। और अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।